हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। इसमें आज हम आपको 30 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगवाएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है। तो आपको ये बताना है कि कौन से एप्लीकेशन सिस्टम में एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशंस को आप चला सकते हैं। तो उस तरह के एप्लीकेशन को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टी यानी होता है बहुत सारे, और टास्क यानी होता है काम। मल्टीटास्किंग बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने के लिए उत्तरदायी होता है। बूटिंग प्रोसेस, ये जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय बूटिंग प्रोसेस होती है। शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को आप दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से क्या है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनमें से क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिनमें ग्राफिक्स के रूप में कार्य किया जाता है, जैसे एमएस पेंट, फोटोशॉप। वर्ड प्रोसेसर, ये आपका एक एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिस पर वर्डों पर कार्य किया जाता है। प्रेजेंटेशन टूल, ये अपना पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाइन्टी सिक्स हेक्साडेसिमल के बराबर दशमलव संख्या है। यानी 96 जो संख्या लिखी हुई है वो आपके हेक्साडेसिमल संख्या है। इसको आपको डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल संख्या में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 16 का मल्टीप्लाई करना होगा 9 और 6 में। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा 150। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीपीयू का कौन सा हिस्सा जोड़ने, घटाने, भाग करने, गुणा करने और लॉजिक ऑपरेशंस करने का कार्य किया जाता है? तो सीपीयू के साथ ये सभी कार्य एएलयू मिलकर करता है। रजिस्टर जो है वो एक अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में हो रही सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। रैम, ये आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसका काम रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरा फोल्डर बना हुआ है उसे सब डायरेक्टरी कहा जाएगा, और किसी फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर बना हुआ है उसे सब फोल्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। सेमी कंडक्टर मेमोरी, ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर से मिलके बने होते हैं। मेमोरी रजिस्टर, ये आपकी प्राइमरी और अस्थायी मेमोरी होती है। चुंबकीय मेमोरी, ये आपके हार्ड डिस्क का एक उदाहरण है। तो सीडी रोम जो है वो आपका एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। HTML का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? HTML का आपको यहाँ पे उपयोग बताना है।
HTML का उपयोग जो है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। किसी वेब पेज को बनाने के लिए HTML भाषा में प्रोग्रामिंग की जाती है और उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए आप नोटपैड का भी उपयोग कर सकते हैं और MS वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप इनमें टाइप किए गए प्रोग्राम को सेव करेंगे तो वहाँ आपको फाइल नेम के साथ .html एक्सटेंशन आपको देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोड जिसमें अलग अलग चौड़ाई या रिक्ति वाली पंक्तियां जो कंप्यूटर पठनीय होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी लाइनों को बारकोड कहा जाता है जो कि अलग अलग चौड़ाई की लाइनें होती हैं। बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर निम्नलिखित में से कौन अपनी सामग्री को खो देता है? तो आपको ऐसी मेमोरी बताना है जो अस्थायी होती है और कंप्यूटर को जब बंद कर दिया जाता है उसमें उपस्थित डेटा हट जाता है। तो ऐसी मेमोरी रैम होती है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम दो प्रकार की होती है, DRAM और SRAM। रोम में उपस्थित डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी परमानेंट बना रहता है। PROM भी रोम का एक प्रकार है और CD-ROM जो है वो भी आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरी नाम के साथ संशोधन का समय दिखाने के लिए इस कमांड के साथ निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कमांड के साथ समय दिखाने के लिए ये -L का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर पोर्ट का उपयोग करके एक समय में कितने डेटा बिट्स प्रसारित किए जाते हैं? तो समानांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट में एक बार में 8 बिट डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और जो आपकी सीरियल पोर्ट होती है इसमें एक बार में 1 बिट डेटा ही ट्रांसफर करना संभव हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। वैक्यूम ट्यूब ये कंप्यूटर की पहली जनरेशन में उपयोग किया गया था। एकीकृत परिपथ यानी IC इसका उपयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किया गया था। इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया। VLSI जो है उसका उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लेजर प्रिंटर कागज पर के छोटे कणों को स्थापित करने के लिए ऊष्मा और दबाव का उपयोग करते हैं। तो लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें टोनर के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है या टोनर के द्वारा छपाई की जाती है जिसमें ऊष्मा और दबाव के माध्यम से कागज पर स्याही को ब्लैक पाउडर जो स्याही होती है उसको स्थायी रूप से स्थायी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली स्वाभाविक रूप से होती है। तो बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के संदर्भ में संभाव्य जो स्थिति होती है
ये अपनी सही होती है बायोमेट्रिक के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.17 का हेक्साडेसिमल समतुल्य आपको बताना है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 17 दशमलव जो संख्या दी हुई है आपकी डेसिमल नंबर, इसका हेक्साडेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा? भाग विधि के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा 11 और ये आपकी संख्या हेक्साडेसिमल में रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भावी बायोमेट्रिक तकनीक में से है जो पहचान के लिए शारीरिक विशेषताओं का उपयोग करता है। तो बायोमेट्रिक पहचान के लिए या बायोमेट्रिक तकनीक के लिए डीएनए मैचिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंटर कमांड लैंग्वेज पीसीएल किसके द्वारा विकसित की गई थी? पीसीएल का विकास जो है हॉलेट पैकर्ड ने किया था। इन्हीं के नाम पर प्रिंटर्स की एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम एचपी रखा गया। एप्सन भी एक प्रिंटर की कंपनियां हैं और सोनी भी प्रिंटर की कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल बी का उपयोग एमएस वर्ड में सिलेक्टेड फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। अल्ट वी इसका उपयोग एमएस वर्ड में नहीं है। कंट्रोल के जो है इसका उपयोग हाइपरलिंक के लिए एमएस वर्ड में किया जाता है। कंट्रोल ए इसका उपयोग सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि कंपन प्राप्त करता है और उन्हें ऑडियो संकेतों में परिवर्तित करता है या एक रिकॉर्डिंग माध्यम में भेजता है। तो यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस के रूप में जो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है या ऑडियो के लिए उपयोग किया जाता है वह अपना माइक्रोफोन होता है। बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं लेकिन माइक्रोफोन का उपयोग आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल वीडियो सामग्री को एनकोड करने के लिए किए जाने वाले डेटा को कम करने के लिए एक विधि को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपको वीडियो कंप्रेशन के संबंध में बताना है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग डेटा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए वीडियो कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। IPv4 एड्रेस के संदर्भ में क्लास ई के पहले ऑक्टेट के उच्च ऑर्डर बिट्स हमेशा किस पर सेट किए जाते हैं? यहाँ आपको IPv4 आईपी एड्रेस के संदर्भ में क्लास ई आपको बताना है। क्लास ई का उपयोग जो है वो 1111 के लिए किया जाता है IPv4 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम के अवैध एक्सेस को रोकने की विधि क्या कहलाती है? अवैध एक्सेस यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए सिक्योरिटी का उपयोग
किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपियर जोरोग्राफिक तकनीक का उपयोग करते हैं जो में उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान होती है। यहाँ आपको बताना है कि किस प्रिंटर का उपयोग कॉपियर जोरोग्राफी यानी कि फोटोग्राफ के रूप में अपन कर सकते हैं। यहाँ पर लेजर प्रिंटर जो है उसका उपयोग फोटोग्राफी तकनीक के लिए या जोरोग्राफी तकनीक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक उपश्रेणी NLG का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपको NLG का फुल फॉर्म बताना है। NLG नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG का फुल फॉर्म होता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर प्रकाशित करने के लिए आवश्यक तकनीकों और सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? आपको ऐसी कंपनी का नाम बताना है जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता जो होते हैं वो आपको इंटरनेट पर वेबसाइट प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। Ctrl+A इसका उपयोग ब्राउजर के सभी मैसेज को या सभी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ctrl+C सिलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करने के लिए और Ctrl+T जो है उसका उपयोग किसी ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का उपयोग ब्राउजर में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक पेस्ट की शॉर्टकट की है और ब्राउजर में आप किसी भी सामग्री को पेस्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम और अन्य आइटम्स के छोटे ग्राफनुमा चित्र क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि स्क्रीन पर या GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें फोल्डर्स, प्रोग्राम छोटे छोटे ग्राफ के रूप में होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको आइकन्स के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप पर आपको जितने भी फाइल, फोल्डर्स या एप्लीकेशंस मिलते हैं इन्हें हम आइकन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में की एक्टिवेट होने पर सभी अक्षर बड़े में टाइप होते रहते हैं जब तक कि उसकी की को ऑफ ना कर दो। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसी कौन सी की है जिसके एक्टिव होने पर सारे लेटर्स बड़े अक्षरों में बनने लगते हैं। कैप्स लॉक का उपयोग सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में आपको बताना है। गलत ऑप्शन आपको बताना है इसमें। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें किसी भी प्रोग्राम को डीबग करना आसान नहीं होता है। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
स्लीप मोड में कंप्यूटर स्थिति में चला जाता है। स्लीप मोड में कंप्यूटर में क्या होता है आपको ये बताना है। स्लीप मोड में कंप्यूटर लो पावर की कंडीशन में चला जाता है। इसमें पावर नहीं लेता कंप्यूटर और जो प्रोग्राम आपके खुले हुए रहते हैं वो पुनः उसी स्थिति में आपको प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पृष्ठों को किस चीज का उपयोग करके विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। वेब पेजों के संदर्भ में आपको बताना है कि उसका उपयोग किस चीज के रूप में किया जाता है। वेब पेजों को पहचानने के लिए URL का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी एड्रेस होता है वह किसी भी नेटवर्क डिवाइस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डोमेन नेम ये किसी वेबसाइट का अंतिम नाम होता है जिससे वेबसाइट की पहचान की जाती है। फाइल नेम तो ये आपका ऑफलाइन वर्क करता है, किसी भी सेव की गई फाइल का नाम जो दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त ईमेल की प्रति भेजने के लिए किया गया जाएगा जो पहले उसमें अंकित नहीं था। ऐसे ऑप्शन के रूप में आपको बताना है जिसके माध्यम से आप किसी नए व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं जो आपकी ईमेल लिस्ट में नहीं है। तो इस कंडीशन में आप फॉरवर्ड बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको ईमेल आईडी पुनः टाइप करनी होगी। रिप्लाई ऑप्शन के माध्यम से जिस ईमेल आईडी से आपको मेल आया है उसी ईमेल आईडी पर आप उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है किसी एक्टिव सेल को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल सी। इसका उपयोग किसी भी एक्टिव सेल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ए का उपयोग सभी सेलों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल बी किसी चयनित सेल को होल्ड करने के लिए और कंट्रोल डी जो है उसका उपयोग ऊपर वाले सेल का डेटा फिल करने के लिए या फिल डाउन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जीमेल की एक विशिष्ट विशेषता है जो स्वचालित रूप से आपके ईमेल को 3 अनुभाग में क्रमबद्ध करती है। महत्वपूर्ण और अपठित, तारांकित और अन्य सभी। तो आपको ऐसी स्थिति बताना है ईमेल में जिसका उपयोग इनबॉक्स मैसेज को 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा जाता है। प्रायोरिटी इनबॉक्स जो होता है इसमें इनबॉक्स मैसेज को 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड 2016 में चयन का विस्तार करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है किस फंक्शन की का उपयोग सिलेक्टेड एरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। F1 का उपयोग एमएस वर्ड में हेल्प मेन्यू के रूप में किया जाता है और F8 जो है उसका उपयोग सिलेक्टेड एरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। F7 जो है वह स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड बाईं, दाईं और शीर्ष तथा
तल सभी मार्जिन को इंच पर सेट करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन के लिए नॉर्मल मार्जिन जो होता है उसको सेट किया जाता है और चारों तरफ 1 इंच इसका स्पेस होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। MS पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है किस की का उपयोग अगले प्लेस होल्डर पर जाने के लिए या अगले हेडिंग पर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटर का उपयोग अगली लाइन पर जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एंटर जो है उसका उपयोग पावर पॉइंट में अगले हेडिंग या अगले टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ट MS एक्सेल में वर्गीकृत डेटा के विजुअलाइजेशन में उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा चार्ट है जिसका उपयोग डेटा विजुअलाइजेशन के रूप में किया जाता है? संवृष्ट चार्ट जो होता है उसका उपयोग डेटा विजुअलाइजेशन के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी फंक्शन कुंजी MS एक्सेल में दर्ज मूल्य से बार ग्राफ बनाती है? यहाँ आपको MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की बतानी है। F12 का उपयोग MS एक्सेल में फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है और F11 जो होता है वह एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए उपयोग की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। MS एक्सेल 2019 में फंक्शन यह देखने के लिए जांच करता है कि क्या दो टेक्स्ट मान बिल्कुल समान हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका उपयोग दो समान टेक्स्ट की तुलना करने के लिए किया जाता है? X जो फंक्शन होता है इसका उपयोग एक्सेल में दो समान टेक्स्ट की तुलना करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में चार्ट को PDF के रूप में निर्यातित यानी एक्सपोर्ट करने के संबंध में सही है? इसको आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन के द्वारा किसी चार्ट को PDF फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले चार्ट बनाना होगा, फिर जिस चार्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं या PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं उस चार्ट को आपको चुनना होगा। इसके बाद फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको फाइल टाइप PDF का उपयोग आपको करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह क्षेत्र है जो दो अक्षों में संलग्न है। इसमें शीर्षक, टाइटल या लीजेंड आदि शामिल नहीं है। तो आपको उस एरिया का नाम बताना है जिसमें टाइटल और लीजेंड शामिल नहीं होते। प्लॉट एरिया जो होता है उसका उपयोग लीजेंड और टाइटल के रूप में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 या उसके बाद के संस्करण का उपयोग कर रहे हैं और यदि आप एंड ऑफ पैराग्राफ मार्क खोजना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा चरण उपयुक्त होगा? यह आपको बताना है एंड ऑफ पैराग्राफ साइन के लिए किस कमांड का उपयोग आपको करना हो। एंड ऑफ पैराग्राफ खोजने के लिए आपको एक्सपेंड और P कमांड टाइप करनी होगी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में। इसके माध्यम से आप एंड ऑफ पैराग्राफ को खोज सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ
आप सेल के आधार पर एक या एक से अधिक सेल में फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। आपको बताना है कि किस आधार पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ किसी फॉर्मेटिंग को एक से अधिक सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। उन सेलों में जो वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू के आधार पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप MS वर्ड में टेक्स्ट को राइट और अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप किस की का उपयोग करना होगा। आपको यहाँ पर राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की बताना है। राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Z अंडू के लिए उपयोग की जाती है और Ctrl+F4 इसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए और Ctrl+M ये इंक्रीज इंडेंट की अपनी शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2007 डिफॉल्ट रूप से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बनाने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि MS वर्ड 2007 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। .docx जो है वो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है MS वर्ड 2007 की फाइल के लिए। .txt जो है वो नोटपैड के लिए अपना एक्सटेंशन नेम होता है। .dot ये टेम्पलेट फाइल के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट प्रविष्ट करने के लिए हमें किस रिबन का उपयोग करना होगा। MS वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब के माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को MS वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल फॉर्मूले में कौन सा प्रतीक स्थिर स्तंभ या पंक्ति निर्दिष्ट करता है। यानी आपको यहाँ पर फिक्स्ड सेल के लिए एक साइन बताना है। कौन से साइन का उपयोग फिक्स सेल के लिए किया जाता है। फिक्स सेल के लिए डॉलर साइन का उपयोग इसमें किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपीड़न यानी कंप्रेस विधि में हम मूल फाइल की गुणवत्ता और डेटा को खोए बिना फाइलों को संपीड़ित कर सकते हैं। कौन सी विधि है जिसमें डेटा को बिना नुकसान पहुंचाए आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। लॉसलेस के माध्यम से किसी डेटा को आप कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें डेटा की हानि नहीं होती है। लूजी फाइल कंप्रेशन के माध्यम से डेटा साइज में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन का आपको आउटपुट बताना है। सीलिंग फंक्शन में पहली संख्या से ऊपर ही आंसर होता है हमेशा। 17 का आपको गुणनखंड बताना है जो 134 से ऊपर हो। तो 134 से ऊपर वाली संख्या इसमें केवल एक ही संख्या दी हुई है 136। 136 जो है वो 17 का मल्टीपल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेलों से मानों को किसी एक सेल में संयोजित करने के लिए किया जाता है। आपको ऐसे फंक्शन का नाम बताना है जिसका उपयोग अलग अलग सेलों की वैल्यू को एक ही सेल में एकत्रित करने के लिए किया जाता है। कंटेंट जो फंक्शन है इसका उपयोग अलग अलग सेल वैल्यू को एक ही सेल में रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये आज का आपका पेपर हुआ। इसमें आप अपना स्कोर चेक करके हमें कमेंट कीजिएगा कितना स्कोर आप इसमें बना पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।